फिर जब वो छोड़ कर चला गया, जिंदगी की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। आप आए और बुरहान तो क्या, आपने सारी हदें पार कर दी मेरे करीब आने के लिए और ख़ुद को मुझसे करीब करने के लिए। जाने अनजाने में हो गई मोहब्बत आपसे। रिश्ता ही ऐसा होता है कि फीलिंग्स आ ही जाती हैं, लेकिन आपने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुरहान और आप में कोई फ़र्क नहीं। आपने बंद कमरे में मुझे ही मेरी नज़रों से गिरा दिया। ज़ामिन, मेरी क्या गलती थी? यही कि सिर्फ बताया नहीं, क्यों बताती, कैसे बताती? आपने इतना यकीन दिलाया अपनी मोहब्बत का, तो उस ज़रा सी बेमायनी चीज़ का क्यों बताती? चाह रही थी कि आईडी डीएक्टिवेट कर दूं, लेकिन मुझे भरोसा था कि कभी अगर ज़ामिन पढ़ेंगे तो देख भी लेंगे तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बुरहान ने तो सिर्फ मुझसे प्यार किया था, आपने तो प्यार के साथ साथ मुझे महसूस किया है। मेरे साथ एक कमरे में रहे हैं, दिन रात साथ रहे। क्या इतना भी एतमाद नहीं आपको मुझ पर कि जो लड़की अपने शोहर की मौजूदगी से सहम सी जाती है, जिससे बात करने से कतराती है, वो किस तरह किसी गुंडे टाइप के लड़के से बातें कर सकती है? कैसे उससे ताल्लुकात बढ़ा सकती हूँ मैं? आज आपने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है मुझे, लेकिन अफसोस मेरे पास कोई नहीं है कि जिससे शिकवे कर सकूं। वो रवानी से कहते कहते रुक गई थी। मेरी आईडी क्या, हर चीज़ मारिया के पास होती थी। आज की बात नहीं है, शुरू वक्त से उसने मेरी चीज़ें यूज़ की हैं। बात वही है कि मेरे पास कभी इतनी सपोर्ट ही नहीं थी कि उसे कुछ कह सकती, कभी बुरहान को मना कर सकती कि मारिया की चीज़ मेरी है, मत किया करो तुम कुछ। उसने मुझसे छीन लिया उसे, और अब आपको मुझसे छीनना चाहती है। आप ऐसा करें, ये वो भागते हुए बेड से मोबाइल उठाती हुई उसके पास आई थी और उसके हाथ में मोबाइल दिया था, इसे साथ लेकर जाएं और ख़ुद भी जाएं। उसका हाथ पकड़ती वो बोली थी और उसे बाहर निकालना चाहती थी। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मुझे तुम पर बहुत यकीन है, प्लीज़ ऐसे नहीं करो। तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ़ देता है हयाम। वो उसको ज़बरदस्ती अपने साथ लगाते हुए अफसुर्दगी से बोला था। आप नहीं जानते, बहुत स्ट्रगल की है हमेशा। मुझे सब ने बहुत परेशान किया, सब ने तोड़ा है ज़ामिन, सिर्फ तोड़ा है, किसी ने नहीं जोड़ा। मुझे नहीं पता उस लड़के को मुझसे क्या दुश्मनी थी, लेकिन वो हर वक्त मेरे करीब करीब रहता था जब तक मैं लाहौर में थी। लेकिन जब से मैं आपके साथ हूँ, मुझे कभी वो दोबारा नहीं दिखा। उसने बहुत टीज़ किया है मुझे, हमेशा कहता था कि तुम्हें हर किसी से छीन लूँगा। बट यू नो हाउ, वो कैसे कब मेरी बारात के दिन पहुंचा था और किस तरह उसने सब फेक चीज़ें बुरहान को दिखाई थी। मुझे नहीं पता था कि वो तस्वीरें कैसे उसने बनाई, और वो मारिया ने ही दी होंगी। उसने मुझे हमेशा डिग्रेड किया है, शुरू से लेकर अब तक। वो उसके सीने से लगे रोने के साथ साथ बोल भी रही थी। मुझे सब पता है, तुम्हारे सामने उसको लेकर आऊँगा और मारिया को भी, दोनों तुम्हारे गुनाहगार हैं। उसका चेहरा हाथों में थाम कर वो बोला था और उसके बहते आंसू साफ किए थे। नो मोर टीयर्स। उसके माथे पर झुकता वो बोला था जब हयाम ने उसे पूरी कुव्वत से धक्का दिया था, मेरे गुनहगार आप भी हैं, जाएं आप यहाँ से। दूर हटती वो अटल लहजे में बोली थी, जैसे उसकी कोई बात सुनना ही ना चाहती हो। यस, बट पहले नाश्ता तो कर लें यार, मान रहा हूँ गलती, अब जान लोगी क्या मेरी? वो उसका हाथ थामने की कोशिश कर रहा था। वो जनूनी अंदाज में नाश्ते की तरफ बढ़ी थी और पूरी ट्रे पकड़कर ज़मीन पर ज़ोर से फेंकी थी। हो गया नाश्ता, जाएं अब यहाँ से। वो नाश्ता ज़मीन पर गिरा कर बोली थी। उसकी ज़िद अरूज पर थी। ये क्या किया है हयाम तुमने? उसका लहजा पहली बार अटका था। वो सच में उसकी कैफियत देखकर घबरा सा गया था। बस जाएं, जाएं आप यहाँ से। रोते हुए वो हाथ जोड़ती उसके पैरों में बैठते हुए बोली थी, जाएं। दिमाग माउफ हो चुका था कि कर क्या रही है। जा रहा हूँ प्लीज़, बट ऐसे तो नहीं करो। वो उसके पास वैसे ही बैठा था। जाओ ज़ामिन। वो मज़ीद उसे करीब देखकर बिदक गई थी और वापस ना आना। वो भागते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी और ख़ुद को बंद कर लिया था। ज़ामिन ज़बरदस्ती कमरे से गया था। सुबह को वो बेदार खटखट आवाज़ों की वजह से हुई थी। कंबल हटाकर वो उठना चाहती थी, लेकिन बुरहान की आवाज़ पर वो वापस लेट गई। लेटी रहो। वो एक नज़र उस पर डालकर वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। कहाँ जा रहे हो बुरहान? वो उसको पैकिंग करते देख रही थी। इस्लामाबाद। वो बिना देखे बस काम में ही मसरूफ़ रहा। वाइट ट्राउज़र और ब्लू टी शर्ट में उसकी गोरी रंगत नुमायां हो रही थी। मारिया दिल ही दिल में उसे देखकर मुस्कुराई थी। क्यों?
मीटिंग है, मुख्तसर जवाब दिया उसने। मुझे छोड़कर तो हर जगह अब तुम्हें साथ लेकर जाऊं क्या? वो तेवरी चढ़ा कर बोला था, जैसे उसे मारिया की ये बात जहर लगी हो। मेरा मतलब है हनीमून प्लान करो इस्लामाबाद में। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या और बीमार होना चाहती हो मेरे हाथों तुम? वो कपड़े छोड़कर उसकी तरफ देखता बोला। मारिया एकदम चुप हुई थी। ऐसे ही चुप रहा करो, अच्छी तो नहीं बेहतर ज़रूर लगती हो। कपड़े छोड़कर वो रूम से ही निकल गया था, जैसे उसका मूड खराब हो गया। मारिया चुप की चुप ही रह गई थी। तुमने क्यों बंद कर रखा है मुझे यहाँ? खुद नाश्ता करने के बाद जब दारिम दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो वो लड़की बोली थी, अभी उसने एक फ्लैट पर क़याम किया हुआ था। अभी हमारे साहब को तो आने दो डार्लिंग, फिर यहाँ से निकाल देंगे। वो उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोला था। मोबाइल निकाल कर उसने जामिन को एक टेक्स्ट किया था, कल से तुमने भूखा रखा हुआ है यहाँ। वो घबराई घबराई सी बोली थी। वो आएंगे तो खुराक भी देंगे, डोंट वरी। इतनी ज़्यादा खुराक देंगे कि 4 से 5 दिन तुम्हें भूख ही नहीं लगेगी। वो तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला था, जबकि उस लड़की ने सहम कर उसे देखा था। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर उसने अपनी जैकेट उतारी थी, जो जगह जगह से कुछ नम सी हो गई थी। सीट की पुश्त पर सर डालकर कुछ देर पहले के वाक़ये को सोचने लगा था। आंखें उसकी बंद थी, चेहरे पर सारी सरशारी गायब थी। हेलो, मोबाइल बजने पर उसने कॉल रिसीव की थी। तूने अंकल आंटी से बात कर ली थी? दारिम सब छोड़कर अपने मुद्दे पर आया। भूल गया। हनूज आंखें बंद किए वो बोला था, तेरा कोई भी काम होता है मैं सब कुछ छोड़ कर आता हूँ, लेकिन तुझसे ज़रा सा कन्विंस तक होना ना हुआ। दारिम को बुरा लगा था। मैं रास्ते में हूँ दारिम, भूल गया, कॉल पे भी कन्विंस कर सकता हूँ, यू डोंट वरी। अभी वो परेशान था। दारिम की फजूल गोई उसे मज़ीद परेशान कर गई थी। ओके फिर तू आ जा, टेक केयर। हयाम को जब कमरे में खामोशी महसूस हुई तो वो बाथरूम से बाहर आई थी। धीरे से चलते हुए कबर्ड की तरफ गई और एक सूट निकाला। गीले कपड़े चेंज करने के बाद उसने अपने नम बालों को सुलझाया था और चेहरे को देखा था। आंखें सूज चुकी थी, जबकि चेहरा काफ़ी हद तक जर्द और सुर्ख हो रहा था। अगर कोई भी उसे देखता तो यकीनन 10 सवाल करता। ड्रेसिंग से क्रीम उठाकर उसने अच्छी खासी चेहरे पर लगाई थी कि अब चेहरा गुलाबी हो गया था। होंठों पर गुलाबी ग्लोस लगाया था, आंखों पे पिंक शेड लगाया था। काफ़ी हद तक उसका चेहरा सुधर चुका था और ग्लो करने लगा था। बेड से रेशम का सफ़ेद दुपट्टा उठाकर गले में डाला और कमरे से बाहर निकल गई। शायद पहली बार उसने अपने चेहरे पर खुद से इस तरह लवाजमात लगाए थे। भूख की वजह से उसकी हालत टाल मटोल हो रही थी, तभी उसने नीचे जाने का सोचा था। डाइनिंग एरिया की तरफ जाकर उसने वहाँ बैठे नफूस को सलाम किया था। अदील साहब वहाँ मौजूद नहीं थे, वो ऑफिस जा चुके थे, जबकि वजीहा कुछ देर पहले ही बाहर गई थी। अब तानिया बेगम नाश्ते के बर्तन मुलाजमा से उठवा रही थी। वो चलती हुई एक कुर्सी खिसकाकर बैठ गई थी। आर यू ऑल राइट? तानिया बेगम किचन से निकली थी और हयाम को टेबल पर सर रखे देखकर उसके पास आई थी। भूख लग रही है, वो बच्चों सी मासूमियत लिए बोली थी। तानिया बेगम ने उसका चेहरा बगौर देखा था। वो उन्हें बीमार सी लगी। काफ़ी कमज़ोर तो वो वैसे ही थी। उसका चेहरा थामती वो गौर से देखने लगी थी। तबीयत ठीक नहीं है क्या? उसका चेहरा यक ठंडा हो रहा था। उसके चेहरे पर ठंडक महसूस करके वो तशवीश ज़दा लहजे में बोली थी, सही है तबीयत। वो नॉर्मल लहजा लिए बोली थी, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, मुझे तो ठीक नहीं लग रही। अब वो उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठती बोली थी, मैं ठीक हूँ, बस सर्दी लग रही है। वो अपने से बहाना बनाकर बोली थी, तो स्वेटर या शॉल ले लेना, आप कितनी लापरवाही बरत रही हो। वो अपनी साड़ी पर पहनी शॉल उतारकर उसके कंधों पर डालते बोली थी। शॉल पहनकर उसे गर्मी का एहसास हुआ था। इतने में मुलाजमा नाश्ता लेकर आ गई थी। अब रोज़ाना ये खाएंगी और वो भी हमारे साथ नाश्ता करेंगी, समझ रही हैं आप? उसकी प्लेट में एक तह वाला पराठा डालकर प्लस हाफ फ्राई एग जो आधे से ज़्यादा कच्चा था उसके सामने रखकर वो बोली थी। हयाम का दिल उबकाया था। इस तरह का अंडा देखकर उसकी जर्दी से येलोइश पानी निकल रहा था, जिसका मतलब वो कच्ची थी। मुंह पर हाथ रखकर वो उठी थी और दूर हुई थी। उसका इतना भारी नाश्ता देखकर शिद्दत से दिल घबराया था। हयाम क्या हुआ? वो एकदम उठकर उसके पास आई थी। मैं ये नहीं खाऊंगी। उबकाई की वजह से उसकी आंखों में नमी झलकी थी। वो घबराते हुए डर से बोली थी। उसे लगा था कि वो ज़बरदस्ती उसे खिला देंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है हयाम? ओके नहीं खाओ, कुछ और मंगवाती हूँ। उसका हाथ पकड़कर दोबारा वो उसे कुर्सी पर लाई थी और जूस का गिलास उसे थमाया जो वो पीने लगी थी। जैम पराठा खा लो फिर,
वो उसके सामने चीज़ें चुनते हुए बोली थी। मेरा दिल घबरा रहा है मामा, मैं नहीं खाऊंगी ये चीज़ें, कुछ लाइट सा दे दें। वो साफ मना करते बोली थी और जूस पीने लगी थी। जूस ने उसको खासा अच्छा फ्रेश महसूस करवाया था। तानिया बेगम एक बार फिर उसके चेहरे के तासुरात को बघोर तकती। अब कुछ नया मंगवाने को थी। बुरहान को देखा आपने? मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चला गया है, जबकि मैं बीमार भी हूँ। शाम की चाय पर वो आरजू बेगम के साथ बैठी थी। रह रह कर उसे बुरहान के सुबह के रवैये पर गुस्सा आ रहा था। वो कैसे उसे छोड़कर इस्लामाबाद चला गया? उसे काम था तभी गया है। वैसे भी तुम बीमार हो, तभी तुम्हें साथ लेकर नहीं गया। वहाँ के मौसम की वजह से तुम मज़ीद बीमार हो जाती। वो चाय का सिप लेती काफ़ी तहम्मुल का मुजाहरा करते बोली थी, जबकि मारिया जल भून कर रह गई थी। क्या बात कर रही हैं? मतलब अगर वो छोड़ देता अपना एक ऑफिशियल टूर तो क्या हो जाता? उसे उन पर भी गुस्सा आया था। ये कैसी बात कर रही हो तुम मारिया? शोहर बाहर है, बजाय इसके कि तुम उसके सलामती से पहुंच जाने की दुआ करो, उल्टा तुम गुस्सा हो रही हो उस पर। वैसे भी ये तुम्हारे हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है, मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूँ? मारिया का रवैया देखकर वो दंग सी रह गई थी। आपका भी तो बेटा है, आप उसे समझाती भी नहीं हैं। कितनी ज्यादती कर रहा है वो मेरे साथ। वो मजीद भड़क सी गई थी। अपनी नाकदरी पर गुस्सा आया था। वो महज तुम्हारे साथ ही नहीं, अपने साथ भी ज्यादती कर रहा है। बेहतर यही है कि उसे भी वक्त दो और खुद को भी। वो बात खत्म करते हुए आजिज़ी से बोली थी। लाहौर पहुंचकर अब वो उस फ्लैट में था जिसमें दारिम ने क़याम किया हुआ था। बैग लाउंज में रखकर वो दारिम के साथ उस कमरे की तरफ आया था जिसमें वो लड़की कैद थी। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ था और पाँव से उसने दरवाज़ा बंद किया था। कुर्सी एक हाथ से उठाई थी और लड़की के सामने रखी थी। टांग पर टांग चढ़ाकर वो उसके सामने बैठा था, जबकि दारिम अब दीवार से लगकर खामोशी से खड़ा हो गया। वो अपना काम कर चुका था, बाकी काम जामिन के सपुर्द करके वो सुकून में था। खातिर तवाज़ो ठीक से तो हो रही है ना तुम्हारी? वो पहले बड़े नॉर्मल से अंदाज में बोला था। वो लड़की काफ़ी बोल्ड थी, या वो काम ही ऐसे लोगों के लिए करती थी कि बोल्ड हो गई थी। लेकिन अपने सामने दो लड़कों को देखकर काफ़ी कन्फ्यूजन के साथ साथ घबराहट पैदा हुई थी उसमें। जुबान जैसे गुम सी हुई थी। मुझे क्यों रखा है यहाँ? वो नज़रअंदाज करके अपनी तरफ से काफ़ी हिम्मत जमा करके बोली थी। जामिन ने काटदार नज़रों से उसे देखा था। तुम्हारा बॉस कहाँ पाया जाता है? वो भी नज़रअंदाज करके दूसरा सवाल पूछ बैठा था। कौन? वो लड़की चौंकी थी। अभी मैं तुम्हें बताऊं कि कौन? देखो लड़की, मेरे पास फजूल वक्त नहीं है कि घंटा तुम पर वेस्ट करूं। जस्ट कम टू द पॉइंट। वो अब उस पर चिल्लाया था, क्योंकि वैसे ही वो घर से परेशान होकर डायरेक्ट यहाँ आया था। अलग टेंशन उसके जहन से चिपक गई थी। हयाम भी नाराज़ थी, उसका मूड वैसे ही बिगड़ा हुआ था। मुझे यहाँ क्यों रखा है? वो मिस्कीन नज़रों से देखते इसी बात पर अटकी हुई थी। दारिम, इसको गाड़ी में डालो, मुझे कराची के लिए निकलना है, वहीं देख लूँगा। वो कुर्सी से उठता दारिम को हुक्म देकर बोला था। मैं कराची नहीं जाऊँगी। वो जैसे होश में आई थी। अब मैं तुमसे इजाज़त लूँगा क्या? वो वापस मुड़कर उसके गोल्डन रेशम जैसे बालों को अपने फौलादी हाथ में जकड़कर गुस्से से घुराया था कि वो डर से रोने लगी थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हकलाई थी। मेरे भी हैं, अब क्या करूं? क्या तुम्हें माफ़ कर दूं? वो अब उसका चेहरा अपने हाथों के शिकंजे में बेदर्दी से थाम कर बोला था। दारिम अलर्ट हुआ था, जबकि वो लड़की दर्द से तड़प गई थी। मैंने क्या किया है? वो तड़पते हुए बोली थी। वो क्लब तुम्हारे बाप का था, जहाँ किसी की माँ और बीवी होते हुए भी तुम ज़नाए आम करके रखती थी। एक थप्पड़ उसने उस लड़की के खूबसूरत चेहरे पर जड़ा था कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा लहराया। दारिम ने जामिन के कंधे पर हाथ रखा, क्योंकि अब उसको संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। भौंको, वो उस पर धाड़ा था। उसका बीपी काफ़ी हद तक बढ़ गया था। गुस्से से उसकी आवाज़ भी ऊंची हो गई थी, जबकि चेहरे के जाविये बिगड़ चुके थे। मेरे 2 बच्चे हैं, छोड़ दो मुझे। वो रोते हुए मिन्नत करते बोली थी। उसने दारिम से मदद लेना चाहिए थी। जामिन की तरफ देखने से भी उसने खुद को रोका हुआ था। तुम्हारे फिगर से तो कहीं से नहीं लगता कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। दारिम लब भींच कर हैरानगी से बोला था। वो कितनी स्मार्ट और गुड लुकिंग थी। अभी इस सिचुएशन में भी वो बाज नहीं आया था। शट अप दारिम, ये कैसी बेशर्मी है? जामिन गुस्से से बिफरा था, जबकि वो लड़की सहम कर भी अपनी तारीफ में मुस्कुरा न सकी थी। तुम्हें रिहाई तो किसी सूरत नहीं मिलेगी, अलबत्ता तुम्हारे 2 बच्चे हो या 10। अभी तो यहाँ सुकून से हो, कुछ दिनों के बाद तो कैद खाने के अंदर होगी। आइंदा आने वाले दिनों के लिए गुड लक।
جب ضامن کو لگا کہ وہ کچھ نہیں بتائے گی تو وہ چپ ہو گیا اور آخری جملے کہتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ دارم نے تعصب سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ بڑی ڈھیٹ ہو تم۔ اسے بھی خار آیا تھا۔ تقریباً 6 گھنٹوں سے وہ وقفے سے حیام کے موبائل پر کال کر رہا تھا، لیکن رنگ کے علاوہ کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اب تو وہ کنڈیشن آ گئی تھی کہ وہ کال کر کے تھک سا گیا تھا۔ کراچی کی فلائٹ لے کر وہ یہاں پہنچ گیا تھا۔ لاہور میں بمشکل اس نے 1 گھنٹہ سٹے کیا تھا اور اب رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ رات 9 بجے سے وہ حیام کو کال اور میسیجز کر رہا تھا، لیکن کوئی رپلائی نہیں۔ نو رپلائی کا ٹیگ دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ کمرے میں بیڈ پر لیٹے اسے شدت سے حیام کی کمی محسوس ہوئی۔ چہرے پر غم سے تاثرات تھے، جیسے ابھی اس کا ضبط جواب دے جائے گا۔ صبح حیام کا رد عمل دیکھ کر اسے شدید تکلیف ہوئی تھی، اور پھر کس بے دردی سے اس نے ضامن کو دور کیا تھا، یہ سوچ کر ہی اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ کیا اس سے اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی؟ وہ سوچ کر آدھا ہوا جا رہا تھا۔ دن میں 2 فلائٹس لینا، اور پھر بھی تھکن کے باوجود اسے نیند تک نہیں آ رہی تھی۔ اسلام آباد آئے ہوئے اسے 1 دن ہو گیا تھا۔ آج اس کی میٹنگ تھی۔ میٹنگ پر جانے کے لیے وہ تیار ہوا تھا۔ قیام اس نے ہوٹل میں کیا تھا۔ گاڑی کی چابی، موبائل اور ڈاکیومنٹس لے کر وہ روم لاک کر کے باہر آیا تھا۔ پارکنگ میں پہنچ کر اس نے کار کا دروازہ کھولا تھا اور بیٹھا ہی تھا۔ ابھی وہ ڈرائیو ہی کر رہا تھا جب اس کا موبائل زور و شور سے بج اٹھا تھا۔ اس نے بنا دیکھے اگنور کیا تھا کہ ماریا ہی ہوگی۔ ماریا سے بھاگتے ہوئے تو وہ یہاں سکون کی تلاش میں آیا تھا۔ موبائل بجتے بجتے بند ہو گیا۔ کچھ منٹ کے بعد پھر کال آنے لگی تھی۔ اس کا ٹھنڈا مزاج پل بھر میں گرم ہوا تھا۔ موبائل ڈیش بورڈ سے اٹھا کر یس کا آپشن کر کے کان سے لگایا تھا۔ واٹ ربش، وہ درست لہجے میں بولا تھا۔ ابھی سے اتنا غصہ؟ ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں۔ دوسری طرف سے مردانہ آواز گونجی تھی۔ وہ سمجھا تھا ماریا ہے، لیکن مردانہ آواز سن کر اس نے فون کان سے ہٹایا تو انجانا نمبر تھا۔ ہوز دیئر؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اب آرام سے بولا تھا۔ یار برہان بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم دونوں کے دکھ برابر ہیں، وہ موقع ملنے پر بولا تھا۔ کون ہو آپ اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ وہ الجھا سا تھا۔ چھوڑ دو کہ میں کون ہوں، لیکن دیکھو تم مجھے اور میں تمہیں اب اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تمہارے لیے دکھ سا محسوس کر رہا ہوں کہ کیوں تم سے تمہاری حیام کو چھینا۔ برہان مردانہ آواز پر چونکا۔ کیا بک رہے ہو؟ اب تو وہ تپا تھا۔ اسے حیام کے بارے میں کیسے پتا تھا؟ تمہاری بارات کے دن ہی تو تم سے تمہارا پیار چھینا، معاف کرنا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے بعد حیام میری بھی نہیں رہے گی۔ نہ جانے کون بے غیرت تھا کہ حیام کو اس قدر بدنام اور برباد کرنے کے بعد بھی اس سے شادی کر بیٹھا۔ میں نے تو ایسی چال چلی تھی کہ حیام کو کوئی منہ بھی نہ لگاتا، لیکن وہ کون نیک فرشتہ تھا جسے ہمدردی تھی کہ مجھ سے میری حیام کو لے گیا۔ میں نے خود کو بہت روکا کہ تمہیں کچھ نہ بتاؤں، لیکن اب نہیں رہا جا رہا مجھ سے اس طرح۔ تم تو بس گئے، تمہاری شادی ہو گئی، لیکن میں تو رہ گیا نا ادھورا۔ تمہاری بیوی ایک نمبر کی آوارہ عورت ہے، لیکن اب تو اس نے میرے ساتھ مل کر ایسی چال چلی حیام کے خلاف کہ حیام جیتے جی مر جائے۔ اور تو اور وہ نیکی کا فرشتہ بھی اسے کھڑے کھڑے طلاق کے 3 لفظوں سے آشنا کروا دے گا۔ اچھا آخری بات، اپنی بیوی ماریا برہان کو میری طرف سے سلام دینا اور بتانا کہ سلمان نے سلامتی بھیجی ہے۔ اپنے مطلب کی بات کہہ کر وہ کال کاٹ چکا تھا، لیکن برہان سن کر اپنے ہوش ہی گنوا بیٹھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھا دی تھی۔ اس کا پورا جسم کپکپا سا گیا تھا، دماغ بند ہوا تھا، چہرہ پسینے سے نہایا تھا، سٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹے تھے، بریک پر سے پاؤں لوز ہوا تھا۔ ہوش میں وہ تب آیا جب سامنے جاتے ٹرک سے اس کی نظر ٹکرائی تھی۔ اس کا بند دماغ اتنا جلدی نہ چل سکا تھا۔ دوبارہ اس نے سٹیئرنگ تھامی تھی اور گاڑی کو بریک لگانا چاہا، لیکن اس سے کچھ نہ ہوا تھا۔ بمشکل اس نے گاڑی کو ٹرن کیا تھا، جس کے باعث گاڑی روڈ سے جنگل کی طرف گئی تھی اور ایک بڑے سے درخت میں جا کر ٹھکی تھی۔ اس کا سر سٹیئرنگ پر جا لگا تھا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید ہوا تھا کہ کچھ لمحوں میں ہی اس کا دماغ بند ہو چکا تھا۔ چند لمحوں میں ہی اس نے اپنا توازن کھو دیا تھا۔ ڈاکٹر کیا زیادہ سیریس کنڈیشن ہے؟ اتنا سویئر تو ایکسیڈنٹ تھا نا؟ جیسے ہی ڈاکٹر روم سے باہر آیا وہ ڈاکٹر کے پاس آ کر پریشانی سے بولی تھی۔ ان 2 گھنٹوں میں وہ اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ حیام کو یونیورسٹی ڈراپ کر کے آفس کی طرف جا رہی تھی جب راستے میں ایکسیڈنٹ دیکھ کر وہ اسے لے کر ہاسپٹل چلی آئی تھی۔ ہوش میں آنے میں وقت لگے گا،
स्वेयर ही एक्सीडेंट था। पेशेंट के दिमाग पे काफ़ी चोटें आई हैं, स्टिचेस लगा दिए हैं। वो कहकर आगे बढ़ गए थे, जबकि वजीहा घड़ी में टाइम देखने लगी, जहाँ 2 बज रहे थे। डॉक्टर की बात सुनकर उसका मुंह खुला रह गया था। उसे ऑफिस भी पहुंचना था। वहीं बेंच पर बैठकर उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगी थी। शाम तक होश ना आया तो वो उठी थी और डॉक्टर के पास वापस गई थी। डॉक्टर को अपना कार्ड दिखाकर चंद हिदायत करके अब वो बाहर की तरफ बढ़ी थी। अगर पेशेंट को होश आ जाता है तो फिर भी आप उसे यहाँ से नहीं जाने देंगे। मैं कल आकर मिलूंगी। कैसा गुजरा मेरी बेटी का पहला दिन? वो पहली दफ़ा खुद से लाउंज में आई थी, जहाँ खाने के बाद अदील साहब और तानिया बेगम बैठे थे। अदील साहब उसके गिर्द बाजू की अपने साथ लगाए बैठे थे, जबकि हयाम उनके शफकत भरे अंदाज और मोहब्बत भरे हल्के में मौजूद खुश थी। खुद में सुकून उतरता महसूस कर रही थी। अच्छा गुजरा, वो मुख्तसर बोली। वहाँ लंच में क्या खाया आपने? ये उनका दूसरा सवाल था। जूस लिया था। अब भी वो इतना ही बोली थी। मैंने आपको कहा था ना कि आप डाइट अच्छी करें। लंच भी तो दिया था आपको, वो भी नहीं खाया। तानिया बेगम ताज्जुब से उसे देखती ही रह गई थी। मुझसे नहीं खाया जाता इतना, वो नज़रें झुकाए शर्मिंदगी से बोली थी। कुछ बनना है तो खाना तो पड़ेगा ना। अब देख लें, हम ऐसे तो बिजनेसमैन नहीं बने ना। मैंने जी जान से डट के खाया है सब कुछ। वो उसको समझाते बोले। लेकिन डैड, अच्छा मैं कोशिश करूँगी। वो कुछ बोलने लगी थी लेकिन फिर चुप हो गई। तभी अदील साहब का फ़ोन रिंग करने लगा। जामिन की कॉल देखकर वो मुस्कुराए। हाँ बरखुरदार, पहुँच गए, वो हशाश बशाश लहजे में बोले थे, जबकि साथ बैठी हयाम का दिल सुकड़ कर रह गया था। उसके जिक्र से उसका दिल लरस सा गया था, दिल भराने लगा था। डैड, मैं कल ही पहुंच गया था। खैर, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी। प्लीज़ आप ही मदद कर सकते हैं। वो जल्दबाजी में बोला। हाँ सुन रहा हूँ। दारिम को लाहौर में एक लड़की पसंद आ गई है और अब इस संडे आपको और मॉम को लाहौर आना है। उस लड़की के घर प्रपोजल लेकर जाना है और निकाह की डेट भी फिक्स करनी है। तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए? हर उल्टा काम मुझसे करवाते हो, वो तल्खी से बोले थे। डैड, हमारा रिश्ता तो आप ही लेकर जाएंगे ना। अगर नहीं आना तो बता दें, दारिम को बता देता हूँ मैं। फिर आप सगे पराई में लगे रहना, क्या फ़र्क रह जाएगा? मेरे लिए भी तो इतना कुछ किया था। जामिन ने ब्लैकमेल किया था। ओके, आ जाऊँगा। अब ऐसी बातें ना करो, तुम दोनों ही बराबर हो मेरे लिए। अच्छा डैड, वो लड़की हयाम की दोस्त सामिया है। सारा काम दारिम खुद कर चुका है, बस आपने नेक काम करना है। व्हाट? ये तुमसे भी 2 हाथ आगे नहीं निकल रहा? वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से एहतियात कर रहे थे, क्योंकि हयाम उनके साथ लगी बैठी थी, जबकि उनकी बेगम चाय लेने चली गई थी। डैड, अच्छा बंदा है, खुश रहेगी लड़की। आप हयाम से मेरी बात करा दें। डैड, उसका फ़ोन ऑफ जा रहा है, प्लीज़। डैड ही उसकी मदद कर सकते थे। ओह, तो अभी से याद सता रही है? वो होले से मुस्कुराए थे। रात को नींद नहीं आती अकेले अब। कल भी नहीं सोया मैं डैड, वो अफसुर्दगी से बोला था। वैसे भी हयाम अपने फ़ोन से उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, यही एक रास्ता था। ओके यार, दे रहा हूँ फ़ोन, साथ ही है मेरे। वो हयाम की तरफ फ़ोन बढ़ा चुके थे। जामिन बात करना चाहता है आपसे। हयाम ने उनकी तरफ देखा तो वो बोले थे। हयाम ने उनके सामने बमुश्किल फ़ोन थामा था। अस्सलाम वालेकुम। डैड के सामने बैठी खुद पे ज़ब्त करते उसने सलाम किया था। दूसरी तरफ जामिन के ज़हन को सुकून मिला था। उसकी आवाज़ में एक ऐसा सुकून था कि वो आंखें मूंद गया, लब मुस्कुराए थे। तुम्हारी मोहब्बत में पिघल रहा हूँ, तुम्हारी नाराज़गी से तड़प रहा हूँ, तुम्हारा रोना मिस कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ तुम्हें। क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हुई हो? वो आंखें बंद किए बोला था, जैसे अभी वो उसके पास उसके नज़दीक बैठी हो। ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? डैड उसके नज़दीक बैठे थे तो वो नज़रअंदाज करके कुछ और ही बोली थी। कमरे में जाओ हयाम। दूसरी तरफ जामिन उठकर बैठा था और हयाम को हुक्मिया अंदाज में बोला था। इट्स फाइन, सब ने खाना खा लिया है। इट्स फाइन, सब ने खाना खा लिया है। वो मज़ीद उसको हल्कान करने की कोशिश में थी या उसके ज़ब्त को आजमा रही थी। प्लीज़ ऐसे नहीं करो। क्यों मासूम बीवी से तुम जालिम बीवी बन रही हो? वो बिलाखिर अफसुर्दगी समेत बोला था। आपके सर में दर्द है? टैबलेट भी खा चुके हैं तो नींद पूरी करें। मैं सुबह आपसे बात करूंगी, अपना ख्याल रखिएगा। वो बात को लंबा चौड़ा किए बिना बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज से डैड की तरफ मुस्कुरा कर देखते बोली थी। डैड ये लें। वो फ़ोन बंद करती उन्हें देते हुए बोली थी। बात तो कर लेती, तुम नहीं हो तभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो फ़ोन लेते हुए बोले थे।
डैड मैं अपने फ़ोन से कर लूँगी, अब रूम में जाकर करती हूँ फ़ोन, आप भी आराम करें। सोफे से वो उठती बोली थी। सुबह 6 बजे के करीब उसकी आंखें वाह हुई थी। मुंदी हुई आंखों से उसने आसपास देखा था, जहाँ कोई नहीं था। अभी खुद तो बेदार हो गया था, लेकिन उसका दिमाग बेदार नहीं हुआ था। अभी वो कुछ महसूस ही करना चाहता था जब एकदम रूम का दरवाज़ा खुला था और वो अंदर आई थी। बुरहान की नज़र सामने दरवाजे पर पड़ी थी और फिर दरवाजे से अंदर दाखिल होती लड़की पर पड़ी। ब्लैक जीन्स पर ब्लैक टी शर्ट और ब्राउन बाल, उस पर एक ब्राउन शॉल कंधे पर लापरवाही से डाले वो अपने कंधे तक आते सुनहरे बालों की हाई पोनी टेल बनाए उसके करीब उसके बेड के पास खड़ी थी। कैसा फील कर रहे हो आप? स्टूल पर बैठती वो उसके सामने पूछने लगी थी। सॉरी, बुरहान को लगा शायद उसे सुनने में गलत हुई है। हाय, आई एम सॉरी, मैंने अपना तारुफ तो करवाया ही नहीं। मेरा नाम वजीहा है और कल जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो मैं ही आपको हॉस्पिटल लाई थी और अब जब आपको होश नहीं था तो मैं यहीं थी। वो बिना किसी तकल्लुफ़ के बोली। शुक्रिया, वो बस इतना ही कह पाया था। आप मुझे अपना एड्रेस बता दें, मैं आपकी फैमिली को कॉल कर सकती हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं ख़ुद कर लूँगा। वो मज़ीद उसकी मदद नहीं ले सकता था। वेल ओके, वो खड़ी हो गई। भलाई का तो ज़माना ही नहीं है, वो दिल में सोच कर ही रह गई थी। आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दें, मैं मनी ट्रांसफ़र कर दूँगा। अगेन थैंक्स। वो उसको जाता देखकर जल्दी से बोला था। नॉट अ बिग डील, टेक केयर। ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजा कर वो बोली थी और बिना उसकी तरफ नज़र डाले वो बाहर चली गई थी। मतलब क्या करते फिर रहे हैं आपके दोनों बेटे? हम माँ बाप तो ऐसे ही सिर्फ पालने के लिए थे। जब से मेच्योरिटी की एज पर आए हैं तब से सारे फैसले खुद ही करने लगे हैं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से इस्तीफ़ा दे रही हूँ, बस। नाश्ते की टेबल पर बैठी वो बिगड़ गई थी। अदील साहब ने उन्हें जब से दारिम के कारनामे बताए थे तब से वो गुस्से में थी। हयाम बैग लेकर डाइनिंग टेबल पर आई थी। बैग एक कुर्सी पर रखकर खुद तानिया बेगम की साथ वाली कुर्सी पर बैठी। गुड मॉर्निंग, वो प्लेट लेती हुई बहस में दाखिल हुई। मॉर्निंग, आज वजीहा तो चली गई, आपके डैड ड्रॉप कर देंगे आपको। थोड़ी देर पहले वाला गुस्सा भूलकर वो हयाम की तरफ मुतवज्जो हुई थी। अच्छा, वो नॉर्मली बोली। आप लाहौर चलेंगी हमारे साथ? अदील साहब तानिया बेगम के गुस्से को नज़रअंदाज करके उससे बोले थे। क्यों, खैरियत? वो मुतवज्जो हुई थी। आपकी दोस्त के घर, वो महजूज हुए। क्यों? वो उलझन आमेज नज़रों से उन्हें देखने लगी थी। आपकी दोस्त के घर रिश्ता लेकर जाना है, इसलिए आपके डैड इनवाइट कर रहे हैं आपको। तानिया बेगम उनसे पहले ही हयाम से बोली थी। रिश्ता? उसकी ज़बान हकलाई थी। दारिम को आपकी दोस्त बहुत पसंद है, इवन वो सब प्लान कर चुके हैं, बस अब हमें अपनी शक्ल दिखानी है सामिया के डैड को। वो जल के बोली थी। क्या कह रही हैं आप? वो उलझ कर रह गई थी। बस आप ये बता दें कि चलेंगी कि नहीं। अदील साहब असल मुद्दे पर आए थे। डैड, मुझे तो ऑफ नहीं मिलेगा, आप लोग ही मिलकर आ जाएं। उसे शायद लगा था कि जामिन भी उनके साथ वहीं मौजूद होगा, सो वो बहाना करके मना कर गई, जबकि उसका सामना वो अभी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। बाय द वे, कब जाएंगे आप लोग? कल सुबह निकलेंगे, तानिया बेगम कुर्सी से उठते हुए बोली थी। तुम्हारी मामा बहुत नाराज़ होती हैं, सारी ज़िंदगी इन्हें मनाते हुए गुजारी है, लेकिन अब तो इन्हें ठीक हो जाना चाहिए ना। मेरे बेटों में भी पता नहीं ये गट्स आए हैं या नहीं। अदील साहब पहले मायूसी और फिर चहक कर बोले थे। उनकी आखिरी बात पर हयाम घबरा सी गई थी। मेरा मतलब है जामिन तुम्हें ज़रूर मनाता तो होगा, आखिर मेरा बेटा है, वो फ़ख्र से बोले थे। डैड, आपके बेटे के बेइंतहा नखरे हैं, वो तासुफ से अफसुर्दा होकर बोली थी। इतना टॉर, मेरा मतलब है तंग करते हैं। वो कहते कहते रुकी थी और बात बदल गई। क्या वाकई? अदील हमदानी हैरान से हुए थे। नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ, वो नाराज़ नज़रों से उन्हें देखते बोली। अब बिल्कुल भी टॉर, मेरा मतलब है तंग नहीं करेगा, वो उसी के अंदाज में बोले थे, जबकि हयाम हंसने लगी थी। लाहौर के क्लब्स तो वो लॉक करवा चुके थे, जबकि उस लड़की को जामिन ने अपनी कैद में रखा हुआ था। वो उसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था, लेकिन वो किसी भी सूरत में उसे कुछ बताने के हक में नहीं थी। उसको उसके हाल पर छोड़कर वो अगले दिन सुबह ही कराची को छानने निकला था, जबकि दारिम भी उसके साथ था। बेड पर लेटा मुस्तकिल वो सलमान नामी लड़के के बारे में सोच रहा था। एक पूरा दिन और एक पूरी रात उसने हॉस्पिटल में गुजार दी थी। इतना सोचना इस वक्त में उसके लिए ठीक नहीं था। तकिए पर सर रखे फिर भी वो सोचों में गुम था। उसने हयाम के साथ क्या कर दिया था? उसे सबसे ज़्यादा इसी बात का दुख था। आंखों के किनारे भीग चुके थे, तकिए में जज्ब हो रहे थे उसके आंसू।
जबकि मारिया का सोचकर उसका जहन बंद होने लगा था। कितनी घटिया हो तुम। अगर वो सब सच हुआ तो मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा तुम्हें फारिग करने में। उसका मिजाज बहुत बुरी तरह बदल चुका था। वो जो उसे पहले ही बुरी लगती थी अब ज़्यादा जहर लगने लगी थी। बाबा क्या जल्दी है आपको इतनी मेरी शादी करने की? मैं बता रही हूँ नाराज़ हो जाऊंगी आपसे। वो जब रात के खाने पर टेबल पर आई तो रूहान सी हो रही थी। खाना खा लो पहले, वो खाना लगाते हुए बोले थे। मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, बता रही हूँ मैं आपको। वो फिर से बोली थी। तुम्हें क्या बुरा लग रहा है इसमें? 20 साल की हो गई हो ना, इस उम्र तक लड़कियों की शादी हो जाती है। मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई पसंद है कहीं भी कैसे भी तो मुझसे शेयर करो, उसके बारे में फिर बात करेंगे। अगर तुम कुछ नहीं बताओगी तो मैं ही कुछ सोचूंगा ना। वो तफसीली अंदाज में उसे समझाते हुए बोले थे। उसे पहले ही वो फ्री हैंड दे चुके थे। बाबा यार, मुझे कोई कैसे पसंद आ सकता है? मेरे आइडियल तो आप हैं। जो आप पसंद करेंगे तो वो मेरे लिए ऑफ कोर्स बेस्ट ही होगा ना, बट अभी तो मुझे पढ़ने दें। वो रोने को हो रही थी। पढ़ाई सारी ज़िंदगी होती रहती है बेटा। अब कल तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, और जाओगी तो जल्दी वापस आ जाओगी। 2 बजे तक आ जाऊंगी। और कुछ बता दें कि क्या एहतमाम करूंगी उनके लिए? वो प्लेट में चावल निकालती बोली। मैं बाहर से ले आऊँगा, तुम परेशान मत होना बस। वो अब उसको नॉर्मल अंदाज में देखकर मुस्कुरा कर बोले थे। मजबूरन सामिया को भी मुस्कुराना पड़ा। उफ यार, तू गाड़ी को साइड में तो लगा। रात के इस पहर वो सुबह से इधर उधर फिर रहे थे। कहाँ अब भी कुछ रह गया है क्या ढूंढने को? जामिन झुंझला के रह गया था। यार वहाँ कुछ है। वो जैकेट पिछली सीट से उठाकर जल्दी से बाहर निकला था। कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गई है इसे, हर चीज़ में इतनी जल्दी। वो चाबी निकालता अपनी जैकेट थामता बाहर आया। बाहर इतनी सर्दी थी कि उसे जैकेट पहननी पड़ी थी। वो दोनों चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। यार वो लड़की इतनी बेहया है। मुझे अपने साथ बेडरूम में ले गई थी और वहाँ, अल्लाह माफ़ करे, दारिम तोबा तोबा करते बोला, जबकि तूने उस 2 बच्चों की अम्मा के साथ खूब मज़े करे होंगे। वो उसको देखता ही रह गया था। कितना बदल रहा था वो। यार वो झूठ बोल रही है सिर्फ बचने के लिए, हालांकि वो 2 बच्चों की माँ लगती तो नहीं है। दारिम पुरसोच अंदाज में बोला था। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे सच बोलेगी? जामिन को बिल्कुल नहीं पता था कि वो इतना बेवकूफ़ है। भाड़ में जाए वो लुत्फ़ लेते बोला था।